हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस का जो इंपॉर्टेंट किताब है ज्योग्राफी, उसका इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए, सवाल को ध्यान से समझिएगा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आराम से आप याद कर लीजिएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए, ओके, वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा नहीं, 6 से 7 सवाल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, आइए ध्यान से समझते हैं बातों को। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप, तो मेरे ख्याल से आपको रटना नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, सवाल पहला है कि जलोढ़ मृदा से क्या समझते हैं। मृदा मतलब होता है मिट्टी। अब इसका फसल बताना कि कौन कौन सा फसल होते उगाई जाती है इस पे। देखिए, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा लाई गई गाद के निक्षेप से बनी है। आपको अगर ये सेंटेंस याद नहीं है ना, तो इसका मतलब आप ऐसे भी लिख दीजिए, जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी है। बोल सकते हैं नदी, या तो बोल सकते हैं नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब देखिए, ये तो नदी के द्वारा जलोढ़ मिट्टी बहा कर लाया जाता है, ये तो समझ में आ रहा। दूसरा है कि समुद्र की जो लहरें होती है, तो अपने तटों पर यानी कि किनारे जो लहर चलती है ना, तो तट पे जो है जो मिट्टी जमा होती है वो भी जलोढ़ मिट्टी ही रहती है। क्लियर सी बात है। तो आप देखो 2 नंबर मिलेगा, तो थोड़ा सा लिखिएगा तब ना। 2 नंबर के लिए कम से कम 50 वर्ड लिखना जरूरी है, 40 से 50 वर्ड। तो इतना सेंटेंस बना के तो लिखना पड़ेगा कि नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टियों को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। समुद्र की लहरें भी अपने तटों पर ऐसी ही मिट्टी की परतें जमा कर देती है। इस मृदा में चावल, गेहूं, चना, दलहन, कपास वगैरह सब्जियां वगैरह उगाई जाती है। हो गया आसान से, 1 नंबर 2 नंबर मिल जाएगा। ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण? भाई देखिए, वन प्रकृति का अनुपम उपहार है। अनुपम का मतलब होता है एक अनोखा उपहार है, अनोखा वरदान है, जिसके आंचल में मानव आदिकाल से पोषित होता रहा है। मतलब आदिकाल से मानव जो है वन के आंचल में पलता आ रहा है। जाहिर सी बात है, वन नहीं रहेगा तो अब मानव सांस कैसे लेगा? सांस नहीं लेगा तो भाई वो भी दिक्कत है। वन जलवायु का सच्चा मानक। अगर जलवायु का सच्चा मानक चाहिए तो क्या चाहिए हमको? वन की आवश्यकता है। यानी कि कहाँ का जलवायु कैसा है वो डिपेंड किस पे करेगा? वन पे डिपेंड करेगा। अगर जहां पे पेड़ पौधा ज्यादा है वहां पे वन का जो है तादाद जो है बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। एक तरफ वन की भूमि जल का अवशोषण कर, वन की भूमि जल अवशोषण कर बाढ़ के खतरे से रोकती है ना। वन क्या करती है? पेड़ पौधा का काम करती है, जल को अवशोषण करती है जड़ों के माध्यम से, और बाढ़ के खतरे से रोकती है। तो ये काम हो गया। और मिट्टी को भी रोकती है क्योंकि मिट्टी को जकड़ के रखती है। दूसरी तरफ अच्छी वर्षा भी कराती है। तो मतलब जिधर वन ज्यादा रहेगा तो बारिश भी ज्यादा होगी, है ना। और वन प्राणियों को आश्रय भी देती है, मतलब रहने के लिए जगह भी देती है वन प्राणियों के लिए, है कि नहीं। तथा वन प्राणियों के साथ साथ ही मानव को भी अनेक आवश्यक जीवनदायी वस्तुएं देती है भाई, समझ रहे। तो अब यहाँ पे आप बढ़ा के भी लिख सकते हो कि मानव को CO2 गैस प्रदान करता है, CO2 गैस लेता है ना। वायुमंडल को जो है संतुलन बनाने का काम करता है। आप यहाँ पे लाइन जोड़ सकते हैं। क्या बोला गया? वन प्राणियों को तो हेल्प करता है, मानव को भी करता है। अब जान रहे हैं मानव को क्या करता है? O2 गैस देता है कि नहीं। इसका लकड़ी का हम लोग बहुत कुछ यूज कर लेते हैं वन के माध्यम से। फिर बोलता है जीव मंडल में जितना सारा जीव है और जो जलवायु है, इसके बीच जो है बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? वन ही करता है। आपने पढ़ा होगा साइंस में कि पेड़ पौधे जो है क्या काम करती है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो है हमारा पर्यावरण को क्या करता है? संतुलन करने का काम करता है। तो वन का ये सब फायदा है। आप इसको लिख दीजिएगा तो भाई साहब तो नंबर तो कहीं नहीं जाने वाला, नंबर तो हर हाल में मिलेगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, परंपरागत और गैर परंपरागत होता क्या है इसके बारे में जानना है कि नहीं। जो कि सवाल आता है कि परंपरागत ऊर्जा इनमें से कौन है, गैर परंपरागत ऊर्जा कौन है। तो आप अगर जानते हैं सब्जेक्टिव तो आराम से बात बता दीजिएगा। देखिए, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत समाप्त हो जाने वाले शक्ति के साधन है। मतलब परंपरागत ऊर्जा जो है भविष्य में समाप्त हो जाने वाला साधन है, और इसको हम अनवीकरणीय ऊर्जा उसी को बोलते हैं ना, जो भविष्य में समाप्त हो जाएगा, जिसको हम एक बार यूज करते दोबारा यूज नहीं करते हैं, उसी को तो बोलते हैं अनवीकरणीय। तो परंपरागत ऊर्जा मतलब ये हुआ कि हमारे भविष्य में आने वाला टाइम में परंपरागत ऊर्जा समाप्त हो जाएगा। जो परंपरागत से चलते आ रहा है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, है ना, हमारे दादा परदादा छरदादा सब यूज करते आ रहे हैं सब, ठीक है कि नहीं, और हम लोग भी यूज कर रहे हैं। तो इसकी हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कि इस परंपरागत ऊर्जा को एकदम ध्यान से मतलब अच्छे ढंग से तरीके से यूज करना, बेकार नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है। समझा गया? परंपरागत वन किसको बोलेंगे? जो भविष्य में खत्म होने वाली शक्ति है। इसको हम अनवीकरणीय शक्ति भी कहते हैं। इसको हम विवेकपूर्ण ढंग से
तरीके से यूज हमें करना चाहिए, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। और गैर परंपरागत ऊर्जा क्या है, इसको नवीकरणीय बोलते हैं। नवीकरणीय मतलब नया कर सकते हैं। अब देखो गैर परंपरागत ऊर्जा जो नवीकरणीय है, हम बार बार यूज कर सकते हैं, तो अपने आवश्यकता और क्षमता के अनुसार हमको जितना जरूरी है, जितना चाहिए, उत्पादन बढ़ाते हैं और उपयोग करते हैं। जैसे देखिए सौर ऊर्जा, आपको चाहिए सौर, आपको बिजली नहीं चाहिए, बिजली बिल से बिजली नहीं चाहिए, जैसे बिजली घर है ना, पावर हाउस से बिजली नहीं चाहिए या ट्रांसफार्मर से बिजली नहीं चाहिए, तो आप लाइए जाके पैनल लाइए, सोलर सेल लाइए और लगा दीजिए छत पे, तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जितना आपको ढेर बिजली चाहिए तो ढेर सारा लगाइए, जितना आवश्यक उतना लगा सकते हैं। पवन ऊर्जा, बिजली ऊर्जा, जल ऊर्जा, ताप ऊर्जा, सब जो है ये क्या है, परंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा। ठीक है, ये वाला नोट कर लीजिएगा। गोंडवाना समूह के किन्हीं 4 कोयले क्षेत्र का नाम बताइए। गोंडवाना समूह ये आता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आता है और सब्जेक्टिव में आता है। देखिए गोंडवाना समूह में लगभग 96% कोयले का भंडार शामिल है। मतलब हमारे देश में जितना कोयला है ना, लगभग 96% कोयले का भंडार कहाँ, गोंडवाना समूह है, जो हमारे देश में मिलता है। इनका निर्माण 20 करोड़ वर्ष से पूर्व हुआ था। ये भी सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में, यही तो आता है कि गोंडवाना समूह का निर्माण कब हुआ था, 20 करोड़ वर्ष से पूर्व। इसमें 4 नदियां घाटी में, ये जो गोंडवाना समूह है ना, एक्चुअली एक समूह है, एक ग्रुप बना हुआ, और उस ग्रुप में कौन कौन सी घाटी आता है, देखो नदी घाटी, और उसी नदी घाटी में पाया जाता है कोयला, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी एवं गोदावरी नदी घाटी। तो ये 4 नदी घाटियों का समूह है गोंडवाना। ओके, तो गोंडवाना के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि 96% यहाँ पे कोयला पाया जाता है और 20 करोड़ वर्ष से पूर्व निर्माण हुआ और 4 नदी घाटी का। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 2 नंबर। आगे देखिए, इसको नोट डाउन कर लेना। चलिए नेक्स्ट है हरित क्रांति। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर। हरित क्रांति जानते हैं, हरित क्रांति मतलब जो कृषि से संबंधित है। आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित रखता है, तो हरित क्रांति जो है वो कृषि से संबंधित है कि नहीं, कृषि से संबंधित। हरित क्रांति किससे संबंधित है, हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। अब कृषि से संबंधित है, इसका मतलब ये हो रहा, और कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है कि नहीं, कृषि किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि। अब समझते हैं 1960 के दशक में, 1960 के दशक मतलब 1961, 62, 63, 64, 70 के पहले, 60 और 70 के बीच में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में एक क्रांति आया था, जिसे हरित क्रांति कहते हैं। मतलब कृषि क्षेत्र में खेती के मामले में बहुत ज्यादा उपज हो गया था, उसे बोलते हैं हरित क्रांति। इसने भारत को कृषि के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। मतलब हरित क्रांति जब आया था तो भारत एकदम आत्मनिर्भर हो गया कि अब किसी भी देश से हमको अनाज नहीं खरीदना पड़ेगा, हमको खुद उगाना है, खुद खा लेना है, इतना है। और बाकी एक्सपोर्ट भी कर रहा था भारत, इतना ज्यादा हो गया था। और इसमें सबसे ज्यादा गेहूं की उपज हुई थी। सबसे ज्यादा उपज किसकी हुई थी, गेहूं की उपज हुई थी। सवाल पूछ सकता है कि हरित क्रांति कब हुआ था, और इसमें सबसे ज्यादा उपज किसकी हुई थी, गेहूं की उपज हुई थी। इसके मेन कौन थे भाई, जनक कौन थे, तो स्वामी जनक MS स्वामीनाथन थे इसके जनक। मतलब इसका किया क्या होते, करने धरने वाला। इन्होंने क्या किया था, इसमें जो है उत्तम बीज और उत्तम खाद, मतलब अच्छे तरीके से बीज का, अच्छे तरीके खाद का उपयोग किया था, तब जाके अच्छी फसलें हुई थी और बहुत ज्यादा फसल हुई थी, है ना। इसको बोलते हैं हरित क्रांति, मतलब हरित, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन मतलब बोल दिया गया क्योंकि खेत खलिहान तो ग्रीन ग्रीन रहता है ना, इसलिए बोल दिया ग्रीन रेवोल्यूशन बोल दिया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग का क्या अंतर है बताइए। देखिए सार्वजनिक किसको बोलते हैं, जो सरकारी उद्योग है सार्वजनिक होता है, सिंपल समझिए। जो सरकारी उद्योग को सार्वजनिक बोलते हैं, जो प्राइवेट उद्योग है, प्राइवेट इसको का इंडस्ट्री बोले, है ना। जो पब्लिक इंडस्ट्री है, सरकारी इंडस्ट्री को सार्वजनिक बोलेंगे, और जो प्राइवेट इंडस्ट्री उसको प्राइवेट बोलेंगे। तो जो सरकारी इंडस्ट्री है उसका मालिक कौन है, स्वयं सरकार करती है, सरकार देख रेख करती है, उसको सरकार चलाती है। इसमें भारी भारी आधारभूत उद्योग शामिल है हमारे भारत में, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिक यानी कि भेल इलेक्ट्रिक लिमिटेड, सेल, स्टील इंडिया एंड अथॉरिटी, स्टील अथॉरिटी एंड इंडिया लिमिटेड। क्या है भाई यहाँ पे लिखा, सेल। ठीक है ना। तो भेल, सेल, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, ये सब क्या है, ये सब सार्वजनिक उद्योग। सवाल आता है कि इनमें से एक सवाल आता है कि इनमें से कौन सार्वजनिक उद्योग है, उसमें दुर्गापुर या भिलाई या तो देता है। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। अब देखो निजी उद्योग किसको बोलते हैं, निजी उद्योग में नियंत्रण कौन करेगा, निजी व्यक्ति का नियंत्रण रहता है, प्राइवेट आदमी का कोई हस्तक्षेप रहता है, उसमें सरकार ने इंटरफेयर, सरकार नहीं करेगी कितना। अब देखो निजी उद्योग का मेन उसका मकसद क्या रहता है, अपना फायदा कमाना, जनता जाए भाड़ में, है ना। जनता कितना गरीब है कितना अमीर उससे कोई मतलब नहीं। जैसे देखो हमारे रिलायंस वाले जियो साहब, जब मर्जी तब रिचार्ज का बिल बढ़ा देते हैं, है कि नहीं। अब शुरू
अब देखो, अगर सोचो, अगर रिलायंस वाला हो गया, अगर इंटरनेट अगर होता फ्री में, सोचो फ्री इंटरनेट होता, तो आज बीपीएल वाले को, जिसका पीला कार्ड है, उसको मिलता है ना 2 GB फ्री डाटा, मिलता कि नहीं मिलता है भाई। जाइए घर में, कुछ खाना पीना रहे चाहे नहीं रहे, 2 GB फ्री डाटा आपको मिल जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं। अब रिलायंस जियो ने ऐसा काम कर दिया, पहले तो फ्री लाया, सबको लत लगा दिया नेट चलाने का। अब इतना लत लगा दिया भाई कि मतलब छूटवे नहीं करता लतू। अब घर में चावल नहीं है चलेगा, लेकिन मोबाइल में 250 का रिचार्ज रहेगा। ये तो खैर होना जरूरी है, क्योंकि टाइम कैसे पास होगा, वीडियो कैसे देखेंगे लोग, इधर उधर की जानकारी कैसे देखेंगे, रील्स कैसे देखेंगे, ये तो होना जरूरी है। तो ये रिलायंस जियो है, टाटा है, तो ये सब क्या अपना मर्जी से दाम बढ़ाते हैं घटाते हैं। सरकार इसको नहीं रोकथाम करती है कि तुमको इतना नहीं करना चाहिए, अपना मर्जी से करते हैं। देख भी रहे हैं आप, समझ भी रहे हैं अच्छे तरीके से। चलिए अब आखिरी सवाल, बिहार कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सवाल बनता है कि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसको बोलते हैं, तो कृषि को कहते हैं। आइए समझते हैं इसके बारे में। बिहार एक कृषि प्रधान देश है, मतलब बिहार में कृषि बहुत ज्यादा होता है। 80% आबादी बिहार की कृषि पर डिपेंड है कि नहीं। बिहार के अक्सर जो टाउन इलाका छोड़ के जितना भी विलेज इलाका है, लगभग 80% आबादी जो है बिहार की कृषि पर डिपेंड है। मेरे ख्याल से अब अगर 2021 वाला जनगणना होता है ना, हुआ तो नहीं लेकिन होगा तो 21 से कहलाएगा। तो 2021 में जो जनगणना अगर होता है, तो मेरे ख्याल से ये आबादी घट सकता है, क्योंकि अब लोग बहुत फैशन में आ रहे हैं ना। अब कृषि करते कहाँ, किसानी सब छोड़ रहे हैं। किसान का बेटा नहीं, किसान जो होता है नहीं चाहता कि हमारा बेटा किसान बने। किसान चाहता है कि हमारा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, है ना, टीचर बने। अब किसान जो है किसान ही छोड़ रहा है। आप देखिए ना, आप अपने गांव में देखिए ना, आपके गांव में या दादा परदादा अपने फैमिली में देखिए कि पहले खेती करता था, अब खेती नहीं कर रहे हैं, है ना। अब बहुत से ऐसा भी किसान है कि अब खेती नहीं कर रहा, बटैया में दे रहा किसान, है ना, बटैया में आधा आधी में। तो भाई साहब ये किसान का मामला घट रहा, जो कि किसान हमारे देश का जान है। समझो, किसान अगर नहीं हो पाएगा तो देश आदमी जो है भूखा मर जाएगा, क्योंकि किसान ही तो है जो अनाज को उपजा रहा है ना। नहीं तो हम लोग तो भाई साहब मोबाइल चलाने में बिजी है, कहाँ से हम लोग किसान वाला काम कर पाएंगे। तो भाई किसान की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। किसान हर एक चीज को, किसान हर अनाज को रिस्पेक्ट। अनाज जो जमीन से उपज रहा है वो बहुत कीमती अनाज है। एक चावल का दाना नीचे जमीन पे गिरी हुई तो उसका बहुत वैल्यू है ना। वही एक चावल के दाना के लिए लोग तरसते हैं। चलिए, तो अब इतना तो मैं तो भाषण दे दिया हूँ। तो 80% आबादी किसान निर्भर है बिहार में। झारखंड अलग हुआ तो पूरा ले चला गया, जितना उद्योग था, जितना जंगल था, जितना कोयला था, सब ले चल गया अपने पास। बिहार के पास क्या बचा, खा खेत खलियान, कृषि बचा खाली बस। 2005-6 में देखा गया तो 59.36% भूमि पर कृषि की जाती है। बताइए इतना परसेंट मात्र। तो लगभग बोला गया 60% लगभग आता है कि बिहार में लगभग 60%। देखो 59.6313637, मतलब 60% बिहार में कृषि जमीन पर खेती की जाती है। बिहार में धान, गेहूं, मकई, जौ ये सब जो है उगाया जाता है। यहाँ सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है, यानी कि जीडीपी, बिहार का जीडीपी में कृषि का बहुत अच्छा रोल है। और इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, बिहार को कृषि जो है बिहार की रीढ़ कहलाती है, यही वजह है। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। मेरे ख्याल से आप आराम से समझ के इसको अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, अपना मन से भी लिख सकते हो। क्या नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या आप अपना मन से इस सभी सवाल के जवाब अपने कॉपी में छाप सकते हो। तो बिल्कुल अपने कॉपी में छापो अभी, और जब कहीं पे भूल जाओ तो फिर से एक बार रिवीजन करके देख लेना। ओके, नीचे कमेंट करना कैसी लगा आपको वीडियो, है ना। और वीडियो कैसी लगी, आपको कितना सवाल याद था, कितना याद नहीं था, ये सब नीचे कमेंट करना। ओके, दैट्स ऑल। पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना हर हाल में। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन, बाय।